नमस्कार, हमारी खास पेशकश आधी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। आजादी के 67 साल बाद भी हमारा देश कन्या शिशु दर के मामले में बहुत पिछड़ा है और अब स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो गई है। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि भारत का शिशु अनुपात जनगणना 2011 के मुताबिक प्रति 1000 लड़कों पर घटकर 919 लड़कियां रह गई हैं, जो 2001 में 927 था और ये अनुपात देश को आजादी मिलने के बाद से सबसे कम आंकड़ा देखने को इस बार मिल रहा है। और जिस तरीके से ये बात रखी गई है, 5 साल से कम बच्चियों की मृत्यु दर में भी काफी गिरावट देखने को मिली है और ये प्रति 1000 बच्चियों पर 59% है, जबकि इसका विश्व औसत 46 है। इस मामले में भारत का 195 देशों में 155वां स्थान है और इस मामले में देश में 100 जिलों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इन पर काम करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन सवाल यही है, इसी बार के बजट में सरकार ने देश में बेटियों को बचाने और उन्हें हर क्षेत्र में बराबरी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। लेकिन क्या इन योजनाओं भर से काम हो जाएगा? आखिर आजादी के इतने सालों बाद भी ये स्थिति क्यों? इसी पर आज चर्चा। और इस कार्यक्रम में अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। कुछ नंबर्स हम दिखा रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। नंबर है 012025111063 18001801801525। तो लड़कों के मुकाबले लगातार कम हो रही लड़कियों की संख्या आज चिंता का कारण बनी हुई है। भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन क्या हकीकत में इनका फायदा मिल पा रहा है? क्या यहां पर महज योजनाओं भर से काम हो जाएगा या फिर मानसिकता का भी सवाल है? क्योंकि आजादी के इतने सालों के बाद जहां लड़कियां आज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, महिला सशक्तिकरण के नाम पर हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो स्थिति जस की तस क्यों है। अगर 2001 की बात करें तो जो आंकड़ा था वो 927 था, लेकिन यही आंकड़ा 2011 आते आते तक 919 रह गया। और ये गिरते लिंगानुपात के लिए कौन है जिम्मेदार? कैसे स्थितियों में आएगा बदलाव? इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। बहरहाल 67 साल बाद भी आज हम उसी स्थिति में खुद को देख रहे हैं और ऐसे में यही सवाल उठता है कि ये आंकड़ा बढ़ने की जगह घट क्यों रहा है? क्या अभी भी वही सोच हावी हो जाती है बेटी के जन्म के साथ कि इसकी शादी में इतना दहेज देना पड़ेगा, लड़की बोझ है? क्या इस तरह की मानसिकता हावी हो जाती है? क्योंकि अगर इस दर को हम देखें, कन्या शिशु अनुपात को ही अगर हम ध्यान दें तो ये बढ़ने की जगह हर बार घटता ही चला जा रहा है और वाकई अब ये एक चिंता का सबब भी बन बैठा है। इस बार के बजट की भी खास तौर पे हम बात करें तो इसमें 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, लेकिन क्या हकीकत में बेटियां बच पा रही हैं? और इसके लिए हालांकि सरकार गंभीर जरूर है, कदम उठाने की बात की जा रही है। जो वर्स्ट कंडीशन है जिन 100 डिस्ट्रिक्ट्स की, उन पर अब काम करने की बात की जा रही है। और मेनका गांधी ने खुद कहा है कि 2 साल में स्थिति में बदलाव लाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे और एक जो डेडलाइन तय की गई है वो 2 साल की तय की गई है उन जिलों के लिए, खास तौर पे जहां पर यह स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। शिशु अनुपात दर की बात करें तो बहुत वर्स्ट कंडीशन इस वक्त भारत की देखने को मिल रही है और जो कहीं ना कहीं सोच पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि हम एक विकसित होने की बात हम कर रहे हैं, खुद को विकास की दौड़ में आगे पाते हैं, लेकिन क्या यही विकास है जो एक तरह से देखें तो एक बहुत बड़ा अंतर लेकर आता है लिंग अनुपात में? कानपुर से हमारे साथ खास मेहमान हैं, लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल हैं नंदिनी उपाध्याय जी। नंदिनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नंदिनी जी, अभी आपने सुना भी होगा कि इस बार जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है आजादी के 67 साल बाद सबसे कम है ये 919 लड़कियां 1000 लड़कों पर। क्या समझती है स्थिति क्यों इतने सालों बाद भी, आजादी के बाद भी लगता है स्थिति में बदलाव आया है? हाँ, आजादी के बाद स्थिति लग रहा है कि बद से बदतर होती जा रही है।
और कन्याओं को जो है हम लोग शुरू से समाज में, हमारे समाज में महिलाओं का कभी भी जो है उत्थान नहीं हो पा रहा है। और जो ये लिंग अनुपात आ रहा है, ये आगे समाज के लिए बहुत ही भयावह समस्या खड़ी पैदा कर देगा, क्योंकि अगर लड़के ज्यादा रहेंगे, लड़कियां कम हो जाएंगी, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो हमारे आगे वाली जनरेशन है वो किस रेशियो में आएगी। अगर लड़कियां कम हो जाएंगी तो हमारे जो बच्चे कैसे पैदा होंगे, क्योंकि माँ जननी कहलाती है। अगर हम उन्हीं का स्तर कम कर देंगे तो आगे हमारा जो पॉपुलेशन है वो कैसे आगे बढ़ेगी। हम एक तरफ तो नंदिनी जी एक सवाल मैं और आपसे करना चाहती हूँ। जी नंदिनी जी एक सवाल मैं और करना चाहती हूँ। अगर इन स्थितियों में देखें तो देश में 100 जिले ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा नहीं है कि इन जिलों में योजनाएं नहीं चल रही हैं लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन फिर भी ये कहें कि भी सोच नहीं बदली है, इसलिए कोई नतीजा नहीं आ रहा। हाँ, सोच भी नहीं बदली है। और जो हमारे कानून की जो व्यवस्था है वो कानून की व्यवस्था बड़ी दयनीय है, क्योंकि हम लोग उस कानून, सरकार से तमाम कानून हमारे यहाँ बन रहे हैं, मगर उन कानूनों का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। जब तक हम सब कानूनों का प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो ये जो जितनी भी सरकार स्कीमें बनाए, उत्थान के लिए भी कार्य करे, मगर जब तक कि वो चीजें समस्या पूरी होंगी नहीं, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो हम इस लड़ाई को आगे नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा कारण इसका ये है क्योंकि समाज में अभी भी हम पुरुष, हमारा प्रधान समाज कहलाता है, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है। महिलाओं को जब तक हम शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा। और महिलाओं को हम जिस प्रकार से देखते हैं हीन भाव की दृष्टि से, और ये समाज की सोच महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हम इस समाज के लिए कुछ भी कर लें वो भी सब कम रहेगा। क्या ये लगता है आपको नंदिनी जी जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है? ठीक है, आप प्रोग्राम तो चला रहे हैं, लेकिन लोगों को ये इस बात का एहसास भी कराना होगा कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां बोझ हैं। अगर लड़की का जन्म हो रहा है तो खुशी मनाइए कि वो भी अपनी एक मंजिल हासिल कर सकती है, क्योंकि अभी हम देखें तो लड़कियां हर क्षेत्र में अपना नाम बना रही हैं, अपने परिवार की पहचान बना रही हैं और उन्हें मदद भी दे रही हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी, कि अगर हम पिछड़े इलाकों में देखें तो आज भी लड़कियों को बोझ माना जाता है? हाँ, जागरूकता की कमी का कारण यही है ना कि हम लोग शिक्षित नहीं हो रहे। जब तक हम शिक्षा की ओर नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक ये जो बोध है ये बना रहेगा। जब हम शिक्षित होने के बाद ही हम इस चीज का हमको आभास होगा कि लड़कियां जो है वो बोझ नहीं है, लड़कियां लड़कों से आगे हैं। लड़कियां हर चीज में संवेदनशील होती हैं, पढ़ाई में अगर आप उनको आगे लाएंगे वो आगे हैं, माँ बाप की अच्छी सेवा करती हैं। आप किसी भी क्षेत्र में उठा के देख लीजिए, जब भी उनको मौका मिलता है वो पुरुष वर्ग से आगे आके दिखाती हैं। इसलिए जब तक ये जागरूकता हमारी समाज में तभी आएगी जब हम शिक्षित करेंगे। महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को जब तक हम आगे बढ़ने नहीं देंगे तब तक समाज हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मेरा पहला ये कहना है सब समाज में आज बैठी हूँ सभी देशवासियों से कि अपनी कन्याओं को, अपनी बेटियों को बोझ न समझें। उनको आने से पहले, इस पृथ्वी पे आने से पहले ही उनको बोझ समझ के दूर ना करें, उनको आगे लाएं, उनको पैदा करें, उनको एक अच्छी परवरिश दें, क्योंकि एक महिला ही पूरे एक परिवार को चलाती है। और अगर उसको आप अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा उसको रूप देंगे, तो हमारे देश की भी तरक्की होगी। जब तक महिला की तरक्की नहीं, किसी भी देश की तरक्की नहीं हो सकती। बिल्कुल। एक चीज और मुझे बताइए कि क्या लग रहा है आपको, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ये कम से कम ये जो आंकड़ा जो घटता चला जा रहा है, बराबर आने की तो बहुत दूर की बात है, आंकड़ा कम ही होता चला जा रहा है। अगर हम मुख्य तौर पर इनिशियल स्टेप्स की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं? इनिशियल स्टेप्स की बात अगर हम करें तो पहला तो यही है कि हम लड़कियों को बोझ न सकते। ये जो माएं जो अपनी बच्ची को गर्भ में मारती हैं, वो पहले ये एहसास करें कि वो खुद भी एक बेटी हैं। वो सबसे पहले एक मजबूत कदम उठाए कि कुछ भी हो जाए, हमारे गर्भ में जो भी शिशु है, चाहे बेटी है या बेटा है, हम उसको इस समाज में लाएंगे और उसको एक अच्छी परवरिश देंगे। उसके बाद दूसरा नंबर ये है कि वो महिला दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरी बेटी अगर समाज में आती है मैं उसको शिक्षा दूंगी, हर क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी, उसको बोझ नहीं समझूंगी। और जब तक हम बच्चियों को बोझ नहीं समझेंगे, माएं जब तक दृढ़ निश्चय नहीं कर लेंगी। एक सवाल यहाँ पर और ये भी उठता है, क्या लड़कियों की संख्या का जो गिरना है वो एक तरह से हम अगर देखें तो बेटों को तरजीह दिए जाने की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है? इस पर भी कहीं ना कहीं बहुत अहम सवाल उठते हैं। इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। यहाँ रुकेंगे, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे सवाल देश से जुड़ा हुआ है, बेटियों से जुड़ा हुआ है, उनको आगे बढ़ाने को लेकर है। लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगी अगर कन्या शिशु दर ही मेंटेन नहीं हो पाएगी? बात
बात हम चाइल्ड सेक्स रेशियो पर कर रहे हैं, खासतौर पे कन्या शिशु दर में जो गिरावट देखने को मिल रही है और जो आंकड़े हैं अगर इन पर हम गौर करें तो आजादी के बाद सबसे कम आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इस बार अगर देखें तो 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां ही जो आंकड़ा है वो ये दर्शा रहा है। ये किस ओर ले जा रहा है हमारे देश को, हमारे समाज को, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, कानपुर से लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल है नंदिनी उपाध्याय और जयपुर से इस वक्त हाईकोर्ट की वकील अलका जी भी जुड़ चुकी है। अलका जी, मेरा पहला सवाल यही है कि अगर हम इस दर को देखें तो आजादी के बाद इसमें कोई ये बराबर की स्थिति तो आई ही नहीं है। लगातार कन्या शिशु दर की अगर हम बात करें तो ये घटता चला जा रहा है। कानून में कई तरह की प्रोविजंस है कि आप फीमेल फर्टिसाइड को किस तरह से अगर कोई कर रहा है तो रोक सकते हैं अगर इस तरह के होते हैं, लेकिन लगता है आपको वो तमाम चीजें हो पा रही हैं उस दिशा में? बिल्कुल नहीं हो पा रही हैं। जो हम लोग चाह रहे थे, जो कानून बना रहे थे और कानून बना के जो एक एफर्ट किया जा रहा था कि इस समस्या को हल किया जाएगा, ऐसा कुछ दिखने में आ नहीं रहा है। कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं समझ में आया इसका कोई वो, और निरंतर घट ही रहे हैं। 919 रह गई हैं अब लड़कियां 1000 लड़कों पे। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग और बहुत स्केयर करने वाली स्थिति है और कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। आपने बहुत एक सही बात कही कि अलार्मिंग कंडीशन है। ये कहें कि अब अलार्मिंग कंडीशन भी बीत चुकी है, अब तो बहुत स्थिति वर्स्ट हो गई है और अगर फौरी तौर पर कदम नहीं उठाए गए, खासतौर पे जो 100 जिलों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, तो ये जो दर है ये और कम हो सकती है। बिल्कुल 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 हो सकती है। ये क्राइसिस है, ये एक बहुत खतरनाक क्राइसिस है और जिसको जूझने के लिए मात्र कानून बना देने से हम लोग अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं समझ सकते। इन कानूनों को लागू करना, कानूनों को सही तरह से सब लोगों के बीच में पहुंचाना, मात्र जजेस या लॉयर्स या ब्यूरोक्रेट्स को ये कानून के बारे में पता हो और इनका वो हो जाए तो इससे नहीं हो जाता कि हमने कानून बना लिया और हो गया काम। कानून लागू कैसे हो रहा है, इसका हो क्या रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम, किस दिशा में जा रहे हैं, ये भी हमको देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गुड़गांव से एक दर्शक है, चंद्रा है हमारे साथ। आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये प्रोग्राम देख रही हूँ जी। मेरा विचार है कि टीवी का वॉल्यूम आप कम करिए। देश में बढ़ती गुंडागर्दी ही इसका शिशु अनुपात को बिगड़ने का कारण है, क्योंकि कन्याओं की देखभाल करना, उनकी सुरक्षा इतना कठिन होता जा रहा है कि हर कोई सोचता है कि अगर मेरे घर बेटा होगा तो मैं उसको आसानी से पाल सकती हूँ। बेटी के होने पर उसकी सुरक्षा की समाज से, पुलिस से, सरकार से कहीं से कोई गारंटी नहीं है। इतनी असहाय है कन्याएं समाज में कि उनके साथ कुछ भी हो जाता है। आप रिपोर्ट करते रहिए, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी आपकी, कोई नेता आपकी बात नहीं सुनेंगे। यही कारण मेन हो रहा है कि लोग नहीं चाहते कि उनके घर में कन्या का जन्म हो, जबकि माता पिता के लिए कन्या हो या पुत्र हो, उसके लिए दोनों प्रिय हैं। उनके लिए ये कोई भेदभाव की वस्तु नहीं है। इससे अगर देश में ध्यान दिया जाए। नंदिनी जी, आपसे मैं इस पर जवाब जानना चाहती हूँ, क्या सिर्फ एक यही वजह रह गई है? नहीं, मैं आपसे ये सही कहना चाहूंगी मैडम कि आप खुद एक महिला हैं और इस तरीके के प्रश्न जो आपने किया है ये बड़ा विचित्र है। ऐसा नहीं है कि महिला छेड़छाड़ हो रही है। आप अपनी बेटी को इस लायक बनाइए कि वो छेड़छाड़ उसकी चाहत ना होने पाए। आप उसको स्वावलंबी बनाइए, उसको निडर बनाइए, उसको अच्छी वजह का ज्ञान कराइए। आप और आपके पास जो बेटा हो उसको अच्छे विचार, उसको अच्छे संस्कार दीजिए। उसको बताइए कि महिलाओं का सम्मान कैसे होता है, महिलाओं को कैसे रखा जाता है। ये आपका कोई सवाल नहीं है कि अगर कन्या इसलिए कम हो रही है क्योंकि उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है। छेड़छाड़ होने जैसे आपका जो तात्पर्य था ये मुझे बड़ा विचित्र लगा कि एक महिला होने के साथ साथ आप ये कह रही है कि इसलिए महिला कम हो रही है। आप अपने बच्चे को स्वावलंबी बनाइए, उसको आप उच्च शिक्षा दीजिए। आपके पास बेटा है, आप अपने बेटे को अच्छे संस्कार दीजिए, उसको समझाइए, उसको बताइए कि हर महिला जो है वो जैसे आपकी अपनी माँ और बहन प्रिय है, आपके वो मान्य है, उसी तरीके से आप अन्य को भी मानिए। हम ये गलत संस्कार, गलत परंपरा दे क्यों रहे हैं अपने बच्चों को? बिल्कुल, ये लड़कों में ये गुंडागर्दी जो बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए भी तो जिम्मेदार हम ही माँ बाप ही तो हैं। हम माँ बाप को पहले। अलका जी, मैं आपसे भी इस बारे में जानना चाहूंगी, क्या ये एक मानसिकता है जिसको बदलने की जरूरत है? वक्त आ गया है कि ये ना समझिए कि नहीं सिर्फ अपराध बढ़ रहा है, इस वजह से बेटियों को जन्म देना ठीक नहीं है। सोच में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। नहीं, ये तो बिल्कुल बात ही नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। हम अपने बेटों को ढंग से नहीं बड़ा कर रहे हैं, उनको सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उनके अंदर सही वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, अपनी बेटियों को भी नहीं दे रहे हैं, उनको इतना वो बना नहीं रहे। नेता क्या करेंगे और ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे जब हम खुद ही इतने स्ट्रांग होंगे, जब हमारे पास इतना दम होगा तो कोई हमको कैसे वो कर सकता है। इसलिए हमको जरूरी है कि हम बच्चों के अंदर बहुत सही वैल्यूज दें, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। दोनों को ये बताना है कि जेंडर एक बायोलॉजिकल थिंग है और हम लोगों को एक दूसरे के प्रति जो मान सम्मान रखना है वो म्यूचुअल है, वो रहना है। न लड़के बुरे हैं न लड़कियां बुरी हैं। हमारे अगर संस्कार सही होंगे तो दोनों आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन अगर कायदा ही नहीं है तो फायदा कहां से आएगा जब हम अपने बच्चों को ही नहीं सिखाएंगे कि हमको सही वो करना है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर हमको एक दूसरे को एजुकेट करना है। लॉज बना देने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, अब आपने एजुकेशन की बात यहाँ पे उठाई है, एक दर्शक है उनकी बात सुनते हैं, फिर मैं इसी पर नंदिनी जी से भी एक सवाल करना चाहूंगी। प्रमोद है एक दर्शक हमारे साथ। प्रमोद जी आप भी बात रखिए, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्रमोद जी, फिर बात रखिए। मेरा कहना है जी कि आज समाज में कि गरीबी के नाते, गरीबी पहले तो सरकार को इस पर विशेष चिंता करनी चाहिए। आज जो समाज में गांव में रहने वाले हमारे गरीब बंधु हैं जिसके पास शिक्षा देने की स्थिति नहीं है, वो शादी विवाह करने की स्थिति नहीं है, वो लड़की से घबराते हैं। पहले उनके मन को मजबूत करने की जरूरत है और सरकार को इसमें ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक तमाम लोगों ने इस डिबेट में सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाया है तो उसमें एक शर्त जोड़ना चाहता हूँ। आज सरकार, किसी सरकार के ऊपर मेरा कोई आरोप नहीं है, लेकिन आज सरकारों से जो सुरक्षा हमारी बहनों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिसके नाते लोग गार्जियन भयभीत जरूर है, लेकिन उसी बीच में तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसी बहनें निकल रही हैं जो सबके मन के डर को दूर करने का काम कर रही हैं। बिल्कुल इसीलिए सवाल हम उठा रहे हैं लगातार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। नंदिनी जी मैं एक ये सवाल करना चाहती हूँ, जिस तरीके से अभी अलका जी ने भी कहा, शिक्षा, ऐसा नहीं है कि ये मामले सिर्फ उस जगह से निकल कर आते हैं जहां समाज कम शिक्षित है या लोगों का जो एक योग्यता है शिक्षण चीजों को लेकर वो कम है। दरअसल यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है, बहुत सारे परिवार तो ऐसे हैं, अर्बन एरियाज में भी ऐसे मामले निकल कर आते हैं जहां वो शिक्षित भी हैं, अच्छे परिवारों से भी हैं, फिर भी इस तरीके से कन्याओं को बोझ समझते हैं और कन्या भ्रूण हत्या के मामले निकलकर सामने आते हैं। ऐसे में कैसे फिर हम बदलाव की उम्मीद करें? श्वेता जी, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज है जी, उसमें ये मान्यता चली आ रही है कि बेटा जो है वो वंश को आगे ले जाता है, वंश को आगे ले जाता है और इसी भावना से, इसी उसके आधार पे चाहे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस चीज को मानते हैं। तो सबसे पहले हमको ये बताना होगा कि वंश लड़के से या लड़की से नहीं चलता, वंश सुसंस्कारी बच्चे से चलता है। हाँ। चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी। अगर हमारा बेटा अच्छा है तो हमारा नाम रोशन करेगा और अगर हमारी बेटी अच्छी है तो हमारा नाम रोशन करेगी। अगर नालायक बेटा है, वो आवारा है, गुंडा है, तो उससे हमारा वंश नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहले हमको ये मानना होगा, इसको समझना होगा कि वंश लड़के से नहीं, ना लड़की से, सुसंस्कारी बालक से चलता है। और जब ये चीजें हम समझने लगेंगे तो मेरे ख्याल से कि पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, हर व्यक्ति विशेष इस चीज को मानेगा। अलका जी आपसे मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। अलका जी ये मुझे बताइए कि सरकार ये कह रही है कि हम इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है और 2 साल में काम किया जाएगा, काम को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की पूरी कोशिश होगी, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश होगी। मुझे ये बताइए, ऐसा नहीं लग रहा कि अब ये जरूरत आ गई है कि नीतियों को दोबारा से देखा जाए, समीक्षा की जाए और कम से कम इस बारे में एक बड़ा और एक ये कहें कि विस्तृत अभियान चलाया जाए? सबसे पहले मैं फिर भी अपनी बात को ज्यादा वो देते हुए कहूंगी कि बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि होना चाहिए, नीतियों को बदलना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई से मेरा मतलब ये नहीं था कि अक्षर ज्ञान होना चाहिए, कानून का ज्ञान भी होना चाहिए, कानून के इस्तेमाल का ज्ञान भी होना चाहिए। कानून बन गए हैं, कानून का इस्तेमाल गलत हो ये सही नहीं है। और कानून कभी इसलिए नहीं बनते कि किसी एक
सोसाइटी विशेष को या एक पर्सन विशेष को फायदा या नुकसान पहुंचाए। इसलिए बनते हैं कि एक सिविलाइज सोसाइटी बने। तो मेरा जो शिक्षा से मतलब था वो ये नहीं था कि अक्षर ज्ञान है क्या नहीं है। मेरा मतलब था कि आपको कानून बता दिए गए हैं, भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध है, दहेज के खिलाफ है और बाकी जितने असॉल्ट्स हैं उनके खिलाफ हैं और दुनिया भर के तमाम कानून बनाए हुए हैं। कानून बनाने में कमी कहाँ है? हमारे देश में सबसे ज्यादा कानून है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं। फिर भी हमारे घर की औरतें क्यों इतनी परेशान हैं? इसलिए नहीं कि कानून नहीं है या नीतियां खराब हैं या वो है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि उन नीतियों का हमको इस्तेमाल करना कैसे है। ये कहीं अलका जी की सोच में ही इस तरीके से हमें ये अपनी सोच में ही लाना पड़ेगा कि लड़का और लड़की दोनों बराबर है। वो सब कानून हमने गलत तरह से इस्तेमाल किया इसलिए ना, क्योंकि हम लोगों ने ये कर दिया है कि नहीं, ये लड़कियों को बहुत अधिकार मिल गए। लड़कियों को अधिकार हिंसा के खिलाफ मिला है। लड़कियों को अधिकार इसलिए नहीं मिला है कि अब वो किसी का बुरा करें या वो करें। इसीलिए हमको लड़कियों को पढ़ाना है, लड़कियों को स्ट्रांग बनाना है, पुरुषों को भी बनाना है, उनको भी हमको ये संस्कार देने हैं। और हम जब तक हम इन फील्ड्स में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कोई नीति कुछ नहीं कर सकती। यानी खुद में बदलाव लाने की जरूरत है, सोच में बदलाव लाना पड़ेगा और ये एहसास होना पड़ेगा कि लड़के और लड़की दोनों बराबर हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। बहरहाल अब इस दिशा में किस तरह से काम होता है, क्योंकि सरकार ने भी चिंता जता दी है, माना है कि आंकड़ा घटा है, लेकिन जो कोशिशें हैं वो कितनी रंग लाती हैं इसका ही इंतजार है। आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्थिति बहुत चिंताजनक है। आजादी के इतने सालों बाद भी अगर हम वहीं खड़े हैं तो सवाल यही है कि विकास की कौन सी दौड़ में आधी आबादी को शामिल करने की बात हो रही है। यहां रुकेंगे, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।